राम राम भाइयों, डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो आज हम बात करेंगे तुर्क कब भारत पर आक्रमण किए और कौन सा पहला मुस्लिम तुर्की आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अरबों का आक्रमण। ठीक है दोस्तों, पहले अरब पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे तुर्की आक्रमणकारियों के बारे। दोस्तों, खलीफाओं की सेना का एक गुलाम सेनापति था अलप्तगीन। ठीक है, अलप्तगीन ने 10वीं सदी ईस्वी में मध्य में गजनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। ठीक है, गजनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना अलप्तगीन ने किया। उसके बाद उसका जो दास था, या यूं कहिए उसका दास और दामाद सुबुक्तगीन, ये गजनी राज्य का शासक हुआ। तो पहले अलप्तगीन हुआ, स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया, और उसके बाद उसका दामाद या दास सुबुक्तगीन गजनी का शासक बना। इस सुबुक्तगीन ने क्या किया कि शाही वंश के राजा जयपाल, ठीक है, इनके विरुद्ध आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद उनको हराकर उनकी राजधानी जो कि उद्भांडपुर या वहिल थी, वहां से खूब धन लेकर गजनी चला गया। ठीक है, सुबुक्तगीन जो था, यही भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की आक्रमणकारी था। कौन? सुबुक्तगीन। ठीक है, तो सुबुक्तगीन का आप नाम याद रखेंगे कि इसी ने भारत पर पहले आक्रमण किया तुर्की आक्रमणकारियों में से। ठीक है, सुबुक्तगीन की मृत्यु 997 ईस्वी में हो गई, और उसके बाद उसका जो बड़ा बेटा था महमूद गजनवी, ये गजनी राज्य का शासक हुआ। ठीक है, तो सुबुक्तगीन का ही पुत्र होता है महमूद गजनवी। ठीक है, अब चर्चा हम करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। दोस्तों, महमूद गजनवी का जन्म 1971 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसके शासनकाल का जो दौर है वो 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक है। ठीक है, इसी के पिता थे सुबुक्तगीन, जो भारत पर पहले तुर्की आक्रमणकारी थे। ठीक है, ये वही सुबुक्तगीन है जिसने राजा जयपाल को हराया था और उसकी राजधानी उद्भांडपुर को लूटा था। ठीक है, तो को रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे किसी भी चीज को तो आपको ज्यादा समझ में आएगी, और लंबे समय तक वो चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक दोस्तों, महमूद गजनवी ने कुछ उपाधियां भी ली थी, जैसे यामिन उद दौला और आमिन उल मिल्लत। यामिन उद दौला का अर्थ क्या होता है? यामिन उद दौला का अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। ठीक है, यामिन उद दौला का अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। और जो दूसरी उपाधि थी आमिन उल मिल्लत, इसका अर्थ होता है धर्म रक्षक। ठीक है, तो ये दोनों उपाधियां इसको अल कादिर बिल्लाह ने दी थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों महमूद गजनवी को सबसे पहले सुल्तान की उपाधि मिली थी। तो देखिए कितने क्वेश्चंस हमको महमूद गजनवी में से प्राप्त हो रहे हैं। इसकी दोनों उपाधियां थी ये। उसके बाद सुल्तान की उपाधि पाने वाला पहला महमूद गजनवी ही था। ये महमूद गजनवी क्या कहता था कि मैं प्रतिवर्ष भारत पर आऊंगा, आक्रमण करूंगा और धन को लूट कर मध्य एशिया में लाकर मुस्लिम राज्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाऊंगा। तो इसका पूरा मोटो यही था कि भारत को लूट कर कंगाल कर दो और अपने मुस्लिम राज्यों की स्थापना करें और उसको समृद्ध बनाए, आर्थिक संपन्न बनाए। इतिहासकार सर हेनरी कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17। तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया महमूद गजनवी। दोस्तों, उसके प्रमुख आक्रमण कौन कौन से थे? तो पहला जो आक्रमण उसने किया शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध। ठीक है, 1000 से 1001 ईस्वी में। ठीक है, 16वां आक्रमण 1025 से 26 के बीच सोमनाथ मंदिर पर, जो कि सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर, शिव के मंदिर पर इसने आक्रमण किया, जो कि सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था महमूद गजनवी का। 17वां आक्रमण जो कि इसका अंतिम आक्रमण था, ये जाटों के विरुद्ध था, जो कि 1027 ईस्वी में किया था। तो ये तीनों आप कुछ याद करके रखेंगे कि पहला आक्रमण कहाँ हुआ, 16वां और 17वां। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंस है।
दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने का मेन उद्देश्य इसका था कि धन को लूटना, ठीक है। उसने जब सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण अपना सोमनाथ मंदिर पर किया, तो वो सोमनाथ मंदिर कहाँ है पहले ये जानिए। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य के कठियावाड़ जनपद में स्थित है, समुद्री तट पर, ठीक है। ये एक शिव मंदिर था और जिसका इस शिव मंदिर का जो निर्माण था ये परमार वंश के प्रसिद्ध शासक राजा भोज द्वारा किया गया था। तो सोमनाथ मंदिर का भी कुछ आप तथ्य जानेंगे कि ये शिव मंदिर था, ठीक है। ये गुजरात के कठियावाड़ में स्थित था। इसका निर्माण परमार वंश के शासक राजा भोज द्वारा किया गया था, ठीक। दोस्तों, महमूद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर पर 1024 में आक्रमण किया तो यहाँ से वो बहुत कुछ ले गया। पहला जब आक्रमण इसने किया 1024 में, इसमें तो ये असफल रहा, ठीक है। उसके बाद जब फिर से वो आया अपनी शक्ति दुगनी करके 1025 और 26 में, तब उसने सोमनाथ मंदिर में दो हिंदू पुजारी, एक थे सेवांत राय और तिलक, इनकी सहयोग से, मतलब ये दोनों भेदी थे, ठीक है, विभीषण थे, इन्हीं के सहयोग से वो मंदिर को लूटने में सफल हो गया। और जब सफल हो गया तो उसने जो सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग था उसको लेके वो गजनी चला जाता है, ठीक है। और लगभग 6.5 टन सोना लेकर गजनी चला गया, ठीक है। तो देखिए वो शिवलिंग को और साथ में 6.5 टन सोना, वाह। इतना कुछ लेकर जब वो गया तो उसने क्या किया, जो शिवलिंग था, ठीक है, शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े करवा कर उसने मस्जिदों की सीढ़ियों पर चुनवा दिया। क्यों चुनवाया? ताकि जो मुस्लिम थे, जो मुसलमान वहां के थे, वो उसको पैरों तले रौंदते हुए आए और रौंदते हुए जाएं। जब वो सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो मार्गों में जाटों ने उन्हें परेशान किया, ठीक है। जाट जब गजनी को परेशान किए, गजनवी को, तब वो फिर से 1027 में वापस आता है और ये इसका अंतिम भारत आगमन होता है, ठीक है। 1027 में अंतिम बार भारत में आता है और जाटों को पराजित कर वापस गजनी चला जाता है, ठीक है। यह अंतिम आक्रमण महमूद गजनवी का था। उसके बाद 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, जब गजनी की मृत्यु हो जाती है, उस गजनी तो चले गए, अब उसके कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार और उनकी ग्रंथ हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बुक्स और इनके लेखक या राइटर्स के नाम आते हैं। दोस्तों, पहले थे उतबी। उतबी की रचना है किताब उल यामिनी, ठीक है। उतबी की रचना है किताब उल यामिनी। फिरदौसी की प्रमुख रचना जो है वो है शाहनामा। दोस्तों, इसी शाहनामा को ही अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं। तो शाहनामा मोस्ट इम्पोर्टेंट, अफगानिस्तान का महाभारत इसी को कहते हैं। वैहाकी की रचना है तहकीक सुबुक्तगीन और अलबरूनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी की रचना है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, ठीक है। कुतुबी को शाही इतिहासकार कहा जाता है, फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। होमर मतलब होता है ज्ञाता। पूर्व का होमर फिरदौसी को कहा जाता है जिसकी रचना शाहनामा है, ठीक है। और उतबी को शाही इतिहासकार। दोस्तों, शाहनामा अफगानिस्तान का महाभारत है, महाभारत है ऐसा कहा जाता है। अब अल बरूनी की हम कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, अल बरूनी जो था, ठीक है, अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रहमान मुहम्मद इवन हसन अहमद, ठीक है। इसका जन्म ईरान में हुआ था। ये मूल निवासी खीवा का था। कहाँ का था? ये मूल निवासी खीवा का था और 1017 में महमूद गजनवी ख्वारिज्म पर आक्रमण करके इसको खीवा से बंदी बनाकर गजनी ले आता है। तो अल बुरूनी को बंदी गजनी बना लेता है और अपने राज्य में ले आता है। चूंकि अल बुरूनी जो थे ये गणित विज्ञान और खगोल विज्ञान, भूगोल, अरबी, फारसी, संस्कृत, बहुत ही टैलेंटेड बंदा था ये। क्या था ये? टैलेंटेड बंदा, ठीक है। अनेक विषयों का ज्ञाता था ये, ठीक है। जिससे महमूद गजनवी खुश हो जाता है और
इसको राज्य ज्योतिष नियुक्त कर देता है अपने गजनी राज्य का। उसके बाद ये भारत में आता है किसके साथ? गजनी के साथ 1718 में। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। और यही यही अल ब्रूनी पहला मुस्लिम है जिसने पुराणों का अध्ययन किया। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अल ब्रूनी था। ये भारत में भगवत गीता से बहुत प्रभावित भी था और इसने 1027 के मध्य भारत की राजनीतिक सामाजिक दशाओं वाली अरबी भाषा में किताब उल हिंद, ठीक है, और तहकीके हिंद नामक ग्रंथ की रचना की। इसी में इसने बताया कि भारत की सबसे निम्न जाति हाजी, डोम, चांडाल और बंधुआ है। दोस्तों अल ब्रूनी के अनुसार, ठीक है, अल ब्रूनी के अनुसार ऋषि के पुत्र वेद व्यास ने हिंदी वर्णमाला के 50 अक्षरों के उत्पन्न किया। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करते हैं सिक्कों के बारे में कि कौन से सिक्के इसने जारी करवाए थे। तो दोस्तों महमूद गजनवी ने संस्कृत भाषा में लिखे हुए सिक्के जारी करवाए और ये जारी करवाने वाला यही पहला मुस्लिम शासक था। ठीक, संस्कृत भाषा में लिखे हुए सिक्के। संस्कृत लेख युक्त सिक्कों के पर अव्यक्त में अवतार मुहम्मद उत्कीर्ण है। उसने कुछ सिक्कों में इस्लामी उपाधियों के साथ साथ शैव संप्रदाय का प्रतीक नंदी और दूसरी ओर श्री सामंत लिखा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? तो दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्लीज एक लाइक तो कर ही दीजिए। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। ठीक है, मोहम्मद गौरी जिसका मूल निवास गौर प्रांत था, इसका बड़ा भाई था गियासुद्दीन जो कि गौर प्रांत का शासक था। इसका मूल नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। किसका? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, महमूद गजनवी के अंतिम आक्रमण के 148 वर्षों बाद 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। यह मोहम्मद गौरी का भारत पर किया गया पहला आक्रमण था। तो इसका पहला आक्रमण कहाँ हुआ? इसका पहला आक्रमण हुआ मुल्तान पर। ठीक है, मोहम्मद गौरी का। और उसने वहां के शासक दाऊद को, जो कि करमर्थी वंश का शासक था, उसको पराजित कर उसकी हत्या की और मुल्तान पर अधिकार कर स्थितियों को सुदृढ़ कर गजनी वापस चला गया। देखिए ये भारत पर आया, मुल्तान पर अटैक किया, वहां के शासक दाऊद को मारा और फिर से गजनी चला गया। उसके बाद दूसरा आक्रमण इसने गुजरात पर किया। ठीक है, गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय वहां पर सोलंकी वंश के शासक मूलराज द्वितीय का शासन था। अबू पर्वत के पास अपनी विधवा माता नायिका देवी के नेतृत्व में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। देखिए दोस्तों जब मोहम्मद गौरी पहला आक्रमण मुल्तान पर किया और सफल हो गया, उसके बाद जब दूसरा आक्रमण गुजरात पे किया ना भैया, तो इस गुजरात वाले आक्रमण पे ये असफल हो गया। ठीक है, जब गुजरात पर आक्रमण किया तो नायिका देवी जो कि वहां के शासक मूल राज द्वितीय की, ठीक है, विधवा माता थी, उसके नेतृत्व में मोहम्मद गौरी को इसने हरा दिया। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी हार गया तो यही इसकी भारत पर पहली पराजय थी। इस युद्ध में मूल राज द्वितीय की विजय हुई, मोहम्मद गौरी की वापस गजनी वापसी हो गई। दोस्तों 1186 में गजनी वंश के शासक मलिक खुसराव को बंदी बना लिया। उसने अपने अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद गजनी चला गया। गुजरात में असफल होने के बाद मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनवी का जो उत्तराधिकारी था पंजाब का शासक मलिक खुसरो, उसको अपने अधीन किया। उसके बाद गजनी जब गया स्थितियों को सुदृढ़ करके भारत में फिर से वो प्रवेश किया। ठीक है, जब वो भारत पर प्रवेश किया तो उस समय वहां पर भारत पर शासन था पृथ्वीराज चौहान का। किसका? पृथ्वीराज चौहान का भारत पर शासन था। जब ये हुआ तो भटिंडा के पास तराइन का 2 युद्ध हुआ। कितना युद्ध? तराइन का 2 युद्ध। किस स्थान पे? भटिंडा के पास। पहला युद्ध 1191 और दूसरा 1192 ईस्वी में हुआ। ये दोनों युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, पक्ष याद करिएगा आप, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच।
जो पहला युद्ध हुआ, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, और जो दूसरा युद्ध होता है इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। ठीक है। तराइन के दूसरे युद्ध में मुसलमानों के लिए दिल्ली का दरवाजा खुल गया। जब दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, जिससे मुसलमानों को दिल्ली आने का जो दरवाजा था वो खुल गया। ठीक है, अब मुसलमानों को कोई भय नहीं रह गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया और इंद्रप्रस्थ नगर में सैन्य मुख्यालय स्थापित करके अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सैन्य कार्यालय का प्रमुख नियुक्त करके वापस गजनी चला गया। ठीक है। मोहम्मद गौरी फिर इंद्रप्रस्थ नगर में आया, यहाँ कब्जा किया दिल्ली के, और सैन्य मुख्यालय भी स्थापित किया, और अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर नियुक्त करके वापस गजनी चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की अनुपस्थिति में अजमेर और मेरठ के विद्रोह का दमन किया और कुछ क्षेत्रों पर अधिकार भी किया। दोस्तों, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत आता है फिर से, और कन्नौज के राजा जयचंद के विरुद्ध कन्नौज और इटावा के मध्य चंदावर नामक स्थान पर युद्ध लड़ता है। अब देखिए, बात करते हैं हम चंदावर के युद्ध की। ठीक है। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। ठीक है। ये मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के मध्य हुआ था, जो कि कन्नौज के राजा थे। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की ही विजय होती है, जयचंद की हार होती है। इस युद्ध में सेना का नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम था, इसका गुलाम या दास। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदावर के युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी का अधिकार वाराणसी क्षेत्र तक हो गया, और वापस जाते समय मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रतिनिधि शासक नियुक्त करके गजनी गया। दोस्तों, जब अंतिम बार मोहम्मद गौरी 1205 में भारत आता है, तो उस समय मार्ग में सिंधु नदी के पास खोखर, ठीक है, जब आखिरी में ये आता है तो खोखर नामक भैया एक जाति रही, जो लोगों उसने मोहम्मद गौरी को घेर लिया, चारों तरफ से गौरी को घेर लिया खोखर नामक जातियों ने। उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दास इल्तुतमिश के साथ खोखरों को पराजित करता है, जिससे मोहम्मद गौरी खुश हो जाता है। जब खुश हो जाता है तो वो कहता है, भैया कुतुबुद्दीन, तुम अपने दास इल्तुतमिश को दास प्रथा से मुक्त कर दो। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन किसका दामाद रहता है? कुतुबुद्दीन रहता है मोहम्मद गौरी का, और कुतुबुद्दीन का दामाद कौन रहता है? इल्तुतमिश। तो गौरी कहता है कि इल्तुतमिश को तुम मुक्त कर दो। ठीक है, तो ये मुक्त कर देता है। कब? 1205 में इल्तुतमिश को दास प्रथा से मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों, भारत में स्थितियों को अपने अनुकूल करने के पश्चात जब वो गजनी जाता है, तो पंजाब में दमयक नामक स्थान पर 1206 को शाम के समय नमाज अदा करते समय खोखरों ने, जो कि उसको घेरा था पहले, उसी ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी, और फिर क्या हुआ कि उसको ले जाकर गजनी दफनाया गया। अब मोहम्मद गौरी के प्रमुख दास कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। अब दोस्तों, ये जो बख्तियार खिलजी है, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, इसी ने 1203 में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला, ठीक है, इनका विनाश किया, करवा दिया। ठीक है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि किसने नालंदा और विक्रमशिला का विनाश करवाया, तो वो था बख्तियार खिलजी। ठीक है, 1203 में। दोस्तों, इसी ने 1205 में बंगाल में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित कर उसकी राजधानी लखनौती पर अधिकार किया। लक्ष्मण सेन को विक्रमपुर में कैद किया गया, और बंगाल विजय करने के पश्चात बख्तियार खिलजी ने तिब्बत पर अधिकार करने के लिए जाता है। लेकिन जब वो अधिकार करने के लिए तिब्बत पर जाता है, तो उसी रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। मोहम्मद गौरी के 3 दासों ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार करके शासन करने लगे। तो भैया, जब तक गौरी थे तब तक तो इनके अधीन थे, लेकिन जब गौरी खत्म हो गए और उनका एक दास ये खत्म हो गया, बख्तियार खिलजी, तो बचे 3 लोग। अब ये तीनों क्या किए? ये तीनों, जैसे कि जो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र संभाला,
उसके बाद गजनी का क्षेत्र संभाला ताजुद्दीन यल्दौज। नसीरुद्दीन कुबाचा उच्च का से उच्च का क्षेत्र संभाला। तो जो तीनों दास थे वो अपना अलग अलग क्षेत्रों पर शासन स्थापित किए और फ्री होकर शासन करने लगे। अब मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्के थे, ठीक है। लक्ष्मी की आकृति, ठीक है, लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के जारी करवाने वाला पहला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद गौरी। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति, दूसरे भाग पर मोहम्मद बिन शाम, जो कि उसका दूसरा नाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद बिन शान शब्द और घोड़े की आकृति थी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो और हमारे वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमको और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को तो भैया जरूर दबा देना, ठीक है।